Hello and good morning everyone. This is Shikha Agrawal. Welcome to Adda UGC Net platform. Today I will continue the series of glossary of literary terms. मैं पेज टू पेज ग्रोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन कर रही हूँ. लेटर ए स्टार्ट है. आज लेटर ए में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी टॉपिक जो यूजीसी नेट के हर एक एग्जामिनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी जाती है, अफेक्टिव फैलेसी. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अफेक्टिव फैलेसी से रिलेटेड जो बुक राइटर पब्लिकेशन ईयर है वो एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आती है. और आज के लेक्चर से मैं गारंटी लेती हूँ 1 से 2 क्वेश्चन दिसंबर एग्जामिनेशन यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में रहेंगे. आप इस चीज को नोट कर लें. तो ये जो नोट्स मैं लाई हूँ वो पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट ने पूछी है पीवाईक्यूज से के बेसिस पे ये नोट्स बनी है. और ग्रोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स जो एमएच एब्राहम्स की बुक है उसको बेस बना करके ये बुक रेडी किया गया है. आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और इस नोट्स का पीडीएफ आप डाउनलोड करें रिवीजन पर्पज से. सो अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है? अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है इसको बताया है W.K. विंसेंट और मुनरो सी वियर्ट्सले ने. इन दोनों फ्रेंड ने मिलकर बुक लिखी है द अफेक्टिव फैलेसी जो कि 1946 में पब्लिश्ड हुई थी. 1946 में पब्लिश्ड हुई थी. ये जो है अफेक्टिव फैलेसी वो एक पार्ट है न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का. तो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट को एक जल्दी से हम समझते हैं. न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट जो है, अगर आपके पास कोई पोयम है या बुक है तो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट बोलती है उस पोयम की टेक्स्ट को, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को, उस पोयम की इमेजरी को, आयरनी को और पैराडॉक्स को फोकस करके आप मीनिंग फाइंड आउट करें. आप ऑथर की बायोग्राफी नहीं देखें कि ऑथर किस टाइप का लाइफ जिया है और रीडर के इमोशंस पे फोकस नहीं करें, या आप अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बेस बनाकर किसी पोयम को अंडरस्टैंड ना करें. आप सिर्फ एक पोयम लें, उस पोयम के वर्ड्स पे, स्ट्रक्चर पे, आयरनी पे, पोयम के टेक्स्ट पे फोकस करें. तो बस ये बोलती है कि एक बुक की वैल्यू उसके टेक्स्ट पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है. जजिंग अ पोयम बाय रीडर्स फीलिंग. ये जो अफेक्टिव फैलेसी है वो रीडर के फीलिंग्स को अपोज करती है कि अगर मैं एक लव स्टोरी लिखती हूँ और लव की जो एक्सपीरियंस है, लव के एक्सपीरियंस हर किसी के लाइफ में अलग अलग है. तो उस स्टोरी को के एक रीडर हो सकता है सैड हो जाए, एक हो सकता है हैप्पी हो जाए, एक रीडर हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए. तो एक बुक की जो ओरिजिनल मीनिंग है वो रीडर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशंस के बेस पे अगर हम क्रिएट करते हैं तो फिर बुक की वैल्यू ही नहीं बचेगी. इसी अफेक्टिव फैलेसी जो है वो रीडर्स के फीलिंग को अपोज करता है. ये बोलता है कि बुक में जो कंटेंट लिखी हुई है, टेक्स्ट जो डिजाइन की हुई है, स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया गया है, उस बेसिस पे आप किसी पोयम को, किसी नॉवेल को, किसी स्टोरी को समझने की कोशिश करें, ना कि रीडर के इमोशनल स्टेट को बेस बना के, हिस्टोरिकल बेस बना करके समझें. ठीक है. इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? बिफोर 1946 क्रिटिक्स लाइक आई.ए. रिचर्ड जो है वो क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए राइटर हैं. फोकस्ड ऑन रीडर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स. आई.ए. रिचर्ड ने जो बुक लिखी है वो एक रीडर जब एक बुक्स को पढ़ता है, एक रीडर जब इस बुक को पढ़ता है तो उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसमें क्या इफेक्ट्स क्रिएट होती है, उसको उसने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में 1943 में पब्लिश करके बताया है. रिचर्ड बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पोयम, किसी पोयम की जो वैल्यू है इज मेजर्ड बाय द इफेक्ट इट प्रोड्यूस इन रीडर्स माइंड. ये अफेक्टिव फैलेसी के जस्ट अपोजिट बोलते हैं. ये बोलते हैं किसी पोयम की वैल्यू
सपोज ये पोयम है और ये रीडर पढ़ रहा है, इस पोयम को पढ़ के इस रीडर के माइंड में क्या इफेक्ट क्रिएट हुआ है, उससे इस पोयम की वैल्यू बनेगी। ये बात आइए रिचर्ड बोलते हैं अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में 1923 में जो पब्लिश हुई थी। और इसके जस्ट अगेंस्ट हैं ये दोनों फ्रेंड विंसेंट एंड बियर्डस्ले, जो कि रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट द व्यू ऑफ आइए रिचर्ड। क्यों करते हैं आइए समझते हैं। विंसेंट और बियर्डस्ले ने अफेक्टिव फैलेसी टर्म को किस तरीके से डिफाइन किया है और इसका क्या मतलब होता है, अब हम समझते हैं जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लिया। फैलेसी का मतलब होता है ईरर, अफेक्ट का मतलब होता है आप कोई चीज को पढ़ के किस तरीके से इफेक्ट होते हैं और उस इफेक्ट के कारण आपके अंदर क्या चेंजेस आती है। तो ईरर, ये एक ईरर है कि एक बुक को हम अगर 4 राइटर के बीच में राइटर नहीं, रीडर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बोलते हैं कि आप इसका मीनिंग फाइंड आउट करो, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे, अपने साइको एनालिटिक के बेसिस पे, आप अपने फैमिली इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे उस पोएम और नॉवेल का मीनिंग फाइंड आउट करेगा। तो ये एक गलत बात है। जो ओरिजिनल मीनिंग है पोएम की वो तो वैनिश हो जाएगी, वो तो खो जाएगी। यही बात बोल रहे हैं कि आप रीडर के मेंटल स्टेट को बेस बना करके, रीडर के इमोशनल इफेक्ट को बेस बना करके किसी पोएम को जज ना करें, उसके टेक्स्ट, स्ट्रक्चर और फॉर्म्स पे फोकस करके उस पोएम की मीनिंग को फाइंड आउट करे, उसके लैंग्वेज को फाइंड आउट करे। क्योंकि पोएम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, किसी रीडर के इमोशनल स्टेट पे वो डिपेंड नहीं करता है। एवॉइड रीडर इंप्रेशन, रीडर की सब्जेक्टिविटी, रीडर का अपना एक अलग ओपिनियन होगा एक पोयम को पढ़ के, उसकी सब्जेक्टिविटी को अवॉइड करता है, ये उसकी इमोशंस को अवॉइड करता है। ये सब सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करता है। इसका कोई आइडिया क्या है अफेक्टिव फैलेसी का? रिलेइंग ऑन फीलिंग्स, पोयम डिसअपियर्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ये लीड करता है इम्प्रेशनिज्म को। इम्प्रेशनिज्म मतलब सब्जेक्टिव ओपिनियन को ये रिजेक्ट करता है। रिलेटिविज्म क्या है? रिलेटिविज्म का मतलब हुआ क्या? हर एक रीडर, डिफरेंट रीडर के पास एक पोयम का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है। गुड क्रिटिसिज्म क्या है कि एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक टेक्स्ट का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो यूनिवर्सल मीनिंग है वो होना चाहिए, जो कि टेक्स्ट सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये बियर्डस्ले की फोटो है। ये काफी कॉन्शियस और सीरियस राइटर थे, इन्होंने एडमिटेड किया है। फिर बोलते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट को हम एक बेस बना के उसकी मीनिंग फाइंड आउट करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। थोड़ा सा हमें रीडर के एक्सपीरियंस को भी ऐड करना होगा। ये थोड़ा लिबरल हो जाते हैं आगे जाके। कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर इफेक्ट ऑफ आर्ट, किसी भी आर्ट के इफेक्ट को, इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक रीडर या एक व्यूअर जो उस आर्ट को देख रहा है, पढ़ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके इफेक्ट को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्रिटिकल जजमेंट कब आता है? जब फोकस ऑन लिटरेरी ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होता है। इफेक्ट का मतलब हुआ, इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी अभी भी इन्होंने टेक्स्ट को ही रखा है कि टेक्स्ट का ओरिजिनल मीनिंग उसके स्ट्रक्चर, फॉर्म्स और लैंग्वेज पे है, और इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। अपोज क्या करता है? ये जो अफेक्टिव फैलेसी क्या बोलता है कि हम सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म क्या बोलता है कि जब एक ऑथर एक बुक को लिखा तो उसकी वैल्यू अब खत्म। अब रीडर किस तरीके से, ये जो रीडर है, अलग अलग रीडर, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है उस बुक को के, वो सिर्फ मायने रखती है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1970s में। क्रिटिक लाइक स्टैनले फिश एम्फेसाइज्ड रीडर्स रोल। स्टैनले फिश जो है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। ये सिर्फ रीडर्स रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग, ये बोलते हैं कि बुक की नहीं है, एक रीडर उस बुक से, उस टेक्स्ट से, पोयम से, नॉवेल से क्या मीनिंग निकाल रहा है, सिर्फ ये
करता है, मतलब रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो है वो अफेक्टिव फैलेसी से जस्ट अपोजिट बोलता है। अफेक्टिव फैलेसी क्या बोलता है, टेक्स्ट पे करिए, आप रिलाई कीजिए, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म बोलता है आप सिर्फ रीडर के रिस्पॉन्स पे कीजिए कि वो कैसा फील करता है, उसका साइकोलॉजिकल एनालिटिक कैसे होता है। ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट अफेक्टिव फैलेसी, रीडर रिस्पॉन्स जो है वो अफेक्टिव फैलेसी के अगेंस्ट है, ये दोनों जस्ट अपोजिट आइडिया दे रही है। ये बोल रहा है आप टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होइए, ये बोल रहा है आप रीडर पे डिपेंडेंट होइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है, इंटेंशनल फैलेसी होता है कि आप किसी पोयम को समझने के लिए ऑथर का इंटेंशन या उसकी डायरी लेटर को यूज नहीं करें, मीनिंग टेक्स्ट में है और ऑथर के मन में जो मीनिंग है उससे हमको देना नहीं है। हाँ, आप इंटेंशनल फैलेसी को कब ढूंढिएगा, कब उसके इंटेंशन को समझिएगा, एक ऑथर ने जो टेक्स्ट लिखा है बस उस मीनिंग को आप समझिए, ना कि ऑथर के जो मीनिंग है उसको समझने का कोशिश कीजिए। ऑल्सो बिनसेट एंड बियर्ड्सले। ठीक है, ईरर जजिंग पोएम ऑथर्स प्राइवेट इंटेंशन, किसी भी पोएम को ऑथर के प्राइवेट इंटेंशन से जज करना एक गलत बात है, ईरर है, एक गलती है। आपको सिर्फ टेक्स्ट से उस ऑथर ने टेक्स्ट में क्या लिखा है, उसके मन में क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं है। उसने टेक्स्ट में, पोयम में, नॉवेल में क्या पुट डाउन किया है, क्या इमेजनरी किया, वो सिर्फ वैल्यूबल है। बोथ स्ट्रेस lies in the text itself, not in author's intention or reader's emotions। और अब देखिए फाइनल ये जो लाइन है वो कोर आइडिया है कि मीनिंग जो है एक टेक्स्ट का उस टेक्स्ट रिलाई करता है, ऑथर के मन में नहीं, ऑथर के इंटेंशन में नहीं, ना कि रीडर के इमोशंस में। सिर्फ वो टेक्स्ट से जो यूनिवर्सल मीनिंग आती है वो रिलाई करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बुक है ये मैं आपको बोलूंगी कि इसको आप प्रिपेयर कर ले, क्योंकि आने वाले दिसंबर एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन इस बुक से जरूर होंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। विंसेंट एंड बियर्डस्ले ने लिखी है द अफेक्टिव फैलेसी 1946। विंसेंट अकेले लिखते हैं द वर्बल आइकॉन जो कि 1954 में पब्लिश्ड होती है। बियर्डस्ले फिर अकेले लिखते हैं एस्थेटिक्स प्रॉब्लम्स इन द फिलोसफी ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि 1958 में जाके पब्लिश्ड होती है। और आई रिचर्ड्स लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो कि 1923 में पब्लिश्ड होती है। इसको 2 या 3 बार आप रिपीट करें, आपको मेमोराइज हो जाएगा। मैं कहूंगी सोने से पहले आप इस चार्ट को एक बार देखें, सो जाएं, और जब सुबह उठें तो एक बार और देखें, वो आपको कंफर्म आपका एक विजुअल इमेज क्रिएट कर देगा। अब है कि इफ अफेक्टिव फैलेसी को समझने के लिए जो वर्ड्स मैंने यूज किया है उसको एक कंप्लीट रिव्यू, मैं चाहती हूँ कि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं उसमें आपको एक भी कंफ्यूजन ना बचे। अफेक्ट मतलब होता है इमोशनल इफेक्ट, कि एक रीडर कैसे किसी पोयम को पढ़ के इमोशनली इफेक्टेड होता है। फैलेसी का मतलब होता है क्रिटिकल ईरर। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो फोकस करता है टेक्स्ट पे, और अफेक्टिव फैलेसी भी क्या बोलती है कि आप सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करें, इमोशनल इफेक्ट ऑफ रीडर पे नहीं। ये लोग अगेंस्ट हैं आई रिचर्ड्स के साइकोलॉजिकल अप्रोच के, क्योंकि आई रिचर्ड्स जो है वो बोलते हैं कि रीडर का साइकोलॉजी किस तरीके से अफेक्टेड होता है किसी पोयम को पढ़ के, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म और अफेक्टिव फैलेसी बोलती है हमें सिर्फ टेक्स्ट पे रिलाई करना चाहिए कि पोयम के टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। ये अपोज्ड है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के, क्योंकि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म रीडर को बेस बनाती है और न्यू क्रिटिसिज्म जो है टेक्स्ट को बेस बनाती है। रिलेटेड टर्म रहा है इंटेंशनल फैलेसी, कि ऑथर के मन में जो मीनिंग है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने टेक्स्ट में क्या पुट डाउन किया है हम सिर्फ उसको देखें। देखिए एक इमेज में लेके आई हूं, इसको भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, अफेक्टिव फैलेसी जो जस्ट मैंने बताया है, द टर्म अफेक्टिव फैलेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1946। विंसेंट एंड बियर्डस्ले ने इस बुक को लिखा है, ठीक है, अपने ऐसे द अफेक्टिव फैलेसी जो कि 1946 में पब्लिश्ड हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है अफेक्टिव फैलेसी रिफर्स टू द ईरर ऑफ। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, देखिए अफेक्टिव फैलेसी होता है कि रीडर के फीलिंग मत जाओ, टेक्स्ट में जो लिखा है आप उसको समझो। और न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलती है, टेक्स्ट के बारे में नहीं जाओ,
टेक्स्ट में लिखा है सिर्फ उसको समझो। मतलब न्यू क्रिटिसिज्म और अफेक्टिव फैलेसी दोनों एक ही चीज बोलती है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। न्यू क्रिटिसिज्म बोलती है टेक्स्ट को, टेक्स्ट पे कंसंट्रेट करो फिर निकालो। अफेक्टिव फैलेसी बोलती है रीडर की फीलिंग्स पे मत जाओ। हर रीडर एक अपनी फीलिंग्स क्रिएट करेगा, किसी लव स्टोरी को पढ़ के, किसी नॉवेल को पढ़ के, किसी पोयम को पढ़ के। तो आप कितने को वैल्यू दोगे? आप ओरिजिनलिटी पे जाओ, टेक्स्ट पे जाओ। तो अफेक्टिव फैलेसी क्या है? जजिंग अ पोयम बाय ऑथर्स इंटेंशन, ऑथर के इंटेंशन से किसी पोयम को जज करना एक इरर है। या जजिंग अ पोयम बाय रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स, तो अफेक्टिव फैलेसी है जजिंग अ पोयम बाय द रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स, जो कि एक गलती है, ये गलत चीज है कि हम एक पोयम को किसी रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्स से जज करें। इसी गलती को नाम दिया गया है अफेक्टिव फैलेसी, जजिंग अ पोयम बाय अ रीडर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये लाइन है फैलेसी, जस्ट हमने डिस्कस किया है। अफेक्टिव फैलेसी वाज फॉर्मुलेटेड इन रिएक्शन अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ। अफेक्टिव फैलेसी जो है किसके आइडिया के अगेंस्ट है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये अगेंस्ट है। आइए रिचर्ड्स बोलते हैं कि हमें किसी पोयम की वैल्यू तब मेजर होती है जब एक रीडर उस पोयम से क्या समझ पा रहा है, किस तरीके से अफेक्टेड हो पा रहा है, उसका साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रहा है। और विंसेंट और बियर्डस्ले अपोज करते हैं रिचर्ड्स के आइडियाज को, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पुट डाउन किया गया है, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1923 में। दैट द वैल्यू ऑफ अ पोयम लाइज ऑन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रीडर। इसको अफेक्टिव फैलेसी जस्ट अपोज करती है इस लाइन को, ठीक है। विच लेटर critical movement reacted strongly against the doctrine of affective fallacy in 1970। 1970 में अभी जस्ट हमने पढ़ा, जस्ट स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के, क्योंकि रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि रीडर एक टॉपिक को पढ़ के क्या फील करता है, उसका रिस्पॉन्स। अफेक्टिव फैलेसी क्या हो गई? अफेक्टिव फैलेसी हो गई कि हम रीडर के रिस्पॉन्स पे, अगर वो रो रहा है तो हम ये नहीं समझेंगे कि पोयम इमोशनल है, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ और मीनिंग हो, रीडर अपने साइकोलॉजी के हिसाब से उस पोयम की मीनिंग फाइंड आउट करता हो। तो ये दोनों टर्म जो है अफेक्टिव फैलेसी और रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, ये दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इन द 1917 critics like Stanley Fish shifted focus back to the reader's experience, countering अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। इस बुक को आप देख सकते हैं, एक विजुअल इमेज आपके अंदर क्रिएट करेगी। लास्ट क्वेश्चन है द रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट वार्न अगेंस्ट जजिंग अ पोयम ऑन द ऑथर्स प्राइवेट पर्पस इज कॉल्ड इंटेंशनल फैलेसी। हम ऑथर के प्राइवेट पर्पस को नहीं रिलेट करते हैं, उसके मन में क्या है उस पे हम नहीं जाते हैं। अगर उसके मन पे जाते हैं तो ये एक इंटेंशनल फैलेसी है, ठीक है। Intentional fallacy, author's term by Vincent and Beardsley, warn against judging a work by the author intended meaning। इसका मतलब हुआ कि मीनिंग टेक्स्ट में है, ऑथर के मन में नहीं है, ठीक है। अगर उसके मन में है, उसके मन को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो ये एक गलत चीज है, एक फैलेसी है, ये एक इरर है, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही ब्यूटीफुली अफेक्टिव फैलेसी को पढ़ा। यूजीसी नेट के पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन को बेस बनाकर प्लस एमएच एब्राहम्स के सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करके हमने अफेक्टिव फैलेसी को काफी ब्यूटीफुली जाना और एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले, अगर अच्छी नहीं लगी तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।